बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। आज है जी 21 रमज़ानुल मुबारक, और 21 रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से आप सभी लोग जानते हैं यौम अली, और शहर भर में मजालिस का एहतमाम भी किया गया है। और इसके साथ साथ मरकज़ी जुलूस जो कि अपने रिवायती रास्तों की जानिब रवां दवा हैं, मगरिब के वक्त अपने मकाम पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। इसके साथ साथ बड़ी तादाद में जहां आज़ादार जुलूस का हिस्सा हैं, शहर भर में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। इंशाल्लाह 11 बजे वाले सेगमेंट में हम डिटेल में इस पर बात भी करेंगे, और ख़ास तौर पर जुलूस के हवाले से भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे। सिक्योरिटी के लिए तमाम इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। जुलूस के रास्तों पर तमाम रास्तों को बंद किया गया है। मरकज़ी कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। हम इंशाल्लाह 11 बजे इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आगाज़ हम खबरों से करेंगे, और इसके साथ साथ 11 बजे हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। आज की खबरों की तरफ हमने आना है। टॉप स्टोरीज जो हैं जी हम आपके साथ पहले वो शेयर कर लेते हैं। ट्रैफिक रूल्स के लिए नया सिस्टम क्या मुतारिफ कराया गया है, प्रोग्राम में शामिल करेंगे और बताएंगे इस नए सिस्टम के तहत जुर्माने होंगे, चालान होंगे या फिर लाइसेंस मनसूख होगा। एडहॉक किस्म का भयानक अंजाम, म्यों के बाद जिना अस्पताल में भी अद्वियात खत्म। शहर लाहौर को दोबारा से बागों का शहर बनाने के लिए मंसूबा है। इसका आगाज कब और कैसे किया जाएगा, प्रोग्राम में शामिल है। और पंजाब के सबसे बड़े जिले में सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स होने का इंकशाफ हुआ है। वेलकम बैक। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर साहब और सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब। अस्सलाम वालेकुम। खोकर साहब, आपसे आगाज कर रहे हैं। ट्रैफिक रूल्स के लिए नया सिस्टम मुतारिफ कराया जा रहा है। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी नागुज़ीर है, और इसके लिए वक्तन फवक्तन हम देखते हैं। मैं ना ये बताऊं कि जो नए सीटीओ साहब आए हैं वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं कि जो ट्रैफिक के कवानीन है बड़े सख्त होने चाहिए, क्योंकि जो ट्रैफिक की इस वक्त खिलाफ वर्जियाँ शहर में होती हैं, या ट्रैफिक इस वक्त बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। जहाँ लॉ एंड ऑर्डर शहर का मसला है, वहाँ ट्रैफिक भी एक अहम मसला है, उतना ही अहम है जितना लॉ एंड ऑर्डर मसला है। और अगर आप जाएँ, अगर आप सुबह घर से आए हैं तो सबसे पहले आपको ट्रैफिक के लिए परेशानी होगी। कहीं आपको ट्रैफिक बंद होगी, कहीं लैन की लोग खिलाफ वर्जी कर रहा होगा, कहीं कोई ट्रैफिक का इशारा तोड़ रहा होगा, कहीं को मोबाइल फूड सुनता होगा, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फूड सुन रहा होगा, और कहीं किसी ने बेल्ट नहीं बांधा होगा जो, और वन वे की खिलाफ वर्जी हो रही होगी। खास तौर पर ये रक्शे और चिंची रक्शे जो है और मोटरसाइकिल सवार जो है वो तो बहुत ज्यादा खुली खिलाफ वर्जी करते हैं, उनको वो पूछने वाला नहीं है। तो जो डेट सीटीओ साहब आए हैं लाहौर के, अतर वहीद साहब, इन्होंने बड़े अच्छा कदम कर रहे हैं कि जो कवानीन सख्त किए जा रहे हैं। 24 मुख्तलिफ ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 500 से 5000 रुपए तक जुर्माना रखा गया है इस वाले से, और इस 24 खिलाफ वर्जियों पर 2 से लेकर 6 पॉइंट्स काटे जाएंगे, ये सीटीओ साहब ने कहा है, और 20 पॉइंट्स पर लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा, ये उन्होंने कहा है। ये बड़ा अच्छा कदम है इस वाले से। ये खास तौर पर ये गाड़ियों वाले तो जो हैं वो तो सही खिलाफ वर्जी कम करते हैं, लेकिन जो रक्शे वाले, चिंची रक्शे वाले या मोटरसाइकिल वाले जो है वो ज्यादा खिलाफ वर्जियां करते हैं। सीटीओ साहब को उनके लिए भी SOP तैयार करने चाहिए कि आप एक जहाँ ट्रैफिक रुकी हुई है तो सबको पीछे आने वालों को चाहिए लाइन में लग जाए, और लाइन में लगकर खड़े हो जाए, अपनी लाइन बारी का इंतजार करें। तो वो क्या होता है, रक्शे वाला इधर से आ रहा होता है, मोटरसाइकिल वाला इधर से आ रहा होता है, और वो खिलाफवर्जी करके लाइन तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आगे जाकर फिर ट्रैफिक जो है वो जाम हो जाती है। ये एक बड़ी वजह बनती है। अच्छा जी, इंटरनेशनली तौर पर अगर हम देखें, हम मिसालें वहाँ की ट्रैफिक की देते हैं तो वहाँ पर रूल्स बड़े सख्त होते हैं, और यही सिस्टम है। गालिबन दुर्रे नायाब, ये सिस्टम बता दे क्या है, आसान अल्फाज में हमने अपने शहरियों को बताना है कि अब उनकी पकड़ कैसे होगी और लाइसेंस मनसूख कैसे होगा। देखिए, अब ये पॉइंट सिस्टम जो है ना, ये बुनियादी तौर पे यूके में सबसे पहले इम्प्लीमेंट हुआ था और बड़ा कामयाबी से चल रहा है। और वहाँ पे इस तरह है, खौफतारी होता है लोगों पे कि पॉइंट कोई ना उनका कटे, बाकी जो कुछ मर्जी हो जाए। और दूसरी बात है कि वहाँ पे आपने देखा है कि ट्रैफिक पुलिस इतनी ज्यादा खड़ी नहीं होती, कैमरों से मॉनिटरिंग हो रही है। आप घर जाएंगे, आपके घर से जाने से पहले आपके पास एक चिट आ जाएगी कि जनाब आपने वहाँ फलानी जगह खिलाफ वर्जी की थी और आपको ये हो जाए। अब हमें इस सिस्टम पे जाने की अशद जरूरत तो थी। अब हम जाएंगे जनाब 20 पॉइंट्स पे, अब आपका लाइसेंस मनसूख हो जाएगा। वो 20 पॉइंट्स किस तरह से कैलकुलेट होंगे, वो कैलकुलेशन में उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से लिखा है कि आप जितनी खिलाफ वर्जियाँ करेंगे वो आपके एडअप होती जाएंगी, और चंद खिलाफ वर्जियों पे आपके डायरेक्ट 6 पॉइंट एडअप हो जाएंगे। अब एक सवाल है,
इसके लिए तो फिर कैमरों की मॉनिटरिंग बड़ी आपकी स्पेशल होनी चाहिए। जी, इसके लिए बड़ी आप पाकिस्तान में तो यूके वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पे तो मैनुअल विजिलेंसी बड़ी होनी चाहिए और फिर लोगों के जो वहाँ पे तरले मिलते हैं उसके लिए दिल सख्त करना चाहिए कि फिर वार्डन सख्ती करें और दिल को नरम ना होने दे। जिसने गलती की है, वन वे की है, जिसने उल्टा चला है, जो भी उसने कानून की खिलाफवर्जी की है, रॉन्ग पार्किंग की है, उसके खिलाफ तो वो 100% उसको इम्प्लीमेंट होगा। क्या ये सिस्टम कैसे चलेगा? अब ये सिस्टम देखें, अभी प्रपोज किया सिस्टम, अब इसका मैकेनिज्म बनेगा कि ये पॉइंट्स कैलकुलेशन कैसी होगी। मिसाल के तौर पे आपका और मेरा लाइसेंस है, वो शो हो रहा है सिस्टम में, ठीक है। अब आपने मैंने एक ही तरह की 5-6 खिलाफ वर्जियां कर दी हो गई। अब हमारे डायरेक्ट जो पॉइंट कटने हैं वो कैसे एडअप होने हैं, कहाँ पे जाके हमारे सिस्टम में वो शो हो रहा होगा। और जब ट्रैफिक वार्डन अगली दफा पता होना चाहिए ना, मुझे भी अपडेट मौसूल होनी चाहिए। अगली दफा जब ट्रैफिक वार्डन रोके तो उसको भी पता होना चाहिए कि मैडम के 20 में से 6 पॉइंट कट चुके हैं, अब इनके पास 16 पॉइंट की गुंजाइश रह गई, या 4 की रह गई, या 2 की रह गई, या 1 की भी नहीं रह गई। तो कोई ना कोई बात होनी चाहिए। और तीसरी बात है कि जब आपके पास 1 पॉइंट की गुंजाइश नहीं होगी तब तो आपका लाइसेंस जब्त और गाड़ी बंद होनी चाहिए असूली तौर पे। और आपको प्रॉपर, आपको भी आप देखें ना, आपका बिल जनरेट होता है आपके क्रेडिट कार्ड का, आपको पता होता है ना कि मैंने इतने पैसे देने हैं, इस तारीख तक ना दिए तो कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। तो इसी तरह आपको हर चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इनको चाहिए ये कि आपको कम से कम या मैनुअली लेटर के जरिए या ईमेल के जरिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो ईमेल यूज़ कर लेंगे, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं बेचारे, जो गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, रिक्शे चलाते हैं, मुख्तलिफ छोटी छोटी सवारियाँ चलाते हैं, वो क्या के लिए इस सिस्टम को अडॉप्ट करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक वो सिस्टम को ज़हनी तौर पे मैं और आप अडॉप्ट नहीं करेंगे ना, इनको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे जब हम समझेंगे कुछ अच्छा, हमारे से पहले ना कुछ रिस्पांसिबिलिटी सिटी ट्रैफिक पुलिस की है, इस सिस्टम को प्रॉपर मुनज़्ज़म अंदाज में लेकर इंप्लीमेंट करना भी बहुत बड़ा काम है। देखिए, सिस्टम की जिम्मेदारी तो इनकी ये भी थी कि 100% लाहौर में लाइसेंस को एप्लीकेबल करते हैं। यहाँ तो लाखों लोगों ने लाइसेंस नहीं बनाए थे, फिर निगरान सेटअप में आके सख्ती की गई तो इन्होंने फिर लाइसेंस भी बनवा दिए। भाई जब आपने आके एक वजीर आला का इंतजार करना, एक बड़ा सवाल किया जिसके पास लाइसेंस ही नहीं होगा, वो कैसे सिस्टम कैसर कोकर साहब, आपके पास लाइसेंस ही नहीं होगा तो फिर कैसे तमाम ये सिस्टम काम करेगा? ये है कि लाइसेंस जो है ना वो बनवाना जरूरी है, लाइसेंस की ये तो हम कह रहे हैं ना, ट्रैफिक वार्डन को चाहिए कि लाइसेंस भी चेक करे और लोगों के लाइसेंस बनाए, ताकि जो बगैर लाइसेंस के तो आना नहीं चाहिए गाड़ी को लेकर किसी को। और जो अक्सर होता है कि लोग ये चांद गाड़ी रक्षा जो है सबसे बड़ा जो वायलेशन करते हैं, इन्होंने तो कभी लाइसेंस भी नहीं बनवाया, लाइसेंस ही नहीं बनवाया कभी। या मोटरसाइकिल रक्षा जो है वो मोटर रक्षा जो है, ऑटो रक्षा जिसको कहते हैं, उनके पास भी अक्सर के पास लाइसेंस नहीं है। तो मोटरसाइकिल सवारों के पास लाइसेंस नहीं है, तो लाइसेंस के लिए हुकूमत लोग अपनी उम्र के 60 साल मुकम्मल कर चुके हैं, लाहौर में ही रह रहे हैं, लाइसेंस नहीं है, तो फिर इसलिए चाहिए कि पहले असल लाइसेंस कह रहा हूँ, ये ड्राइविंग लाइसेंस जो है इसके लिए पहले कंपेन चलाई जाए ताकि लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाए, जो नहीं जिसके पास उसका चलान किया जाए। बिल्कुल सही। अच्छा देखिए, इम्प्लीमेंटेशन सीटीओ साहब बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे बकौल खोकर साहब के, लेकिन मैं इसे इत्तेफाक नहीं करूँगा क्योंकि ट्रैफिक वार्डन्स की जो इस वक्त उनका देखना है, जो लोगों को पे थोड़ा सा खौफ तारी करता है कि वार्डन खड़े हैं, वो शायद रमज़ान की वजह भी हो सकती है, लेकिन मैंने बहुत कम होते देखा है और इसमें डिक्लाइन आ रहा है। अब उनकी जब प्रेजेंस नहीं होगी ना, तो हमारे पास इतना सुपर सिस्टम नहीं है कि हम हर गाड़ी को, हर मोटरसाइकिल को, हर रिक्शे को वॉच करें, कैमरों से देखें, अगर कोई वायलेशन करे तो उसको नोट करें या उसको पीछे चेस करें। हमारे यहाँ तो चेस करने का रिवाज ही नहीं है। अगर कोई हिट एंड रन का केस हो जाता है, होना तो ये चाहिए, फिर वो लाहौर से बाहर जाके दिखाए। फिर चाहे आम पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, तो अल्लाह रहम करे, के मज़दा वो गया और किसी को पता ही नहीं है। रिंग रोड पुलिस है या कोई भी पुलिस है, सबको वायरलेस जानी चाहिए कि इस रंग की गाड़ी इस तरह का बंदा चला रहा है, ये उसकी नंबर प्लेट है, ये चीजें, ये बाहर नहीं जानी चाहिए, मेकअप टाइप हर चीज। यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो आप जाके बंदा पेशावर पहुंच जाता है मार के, यहाँ पे बंदा हमें पता बाद में चलता है वकूए का कि ये वकूआ भी हो गया। तो बहुत सारी इश्यूज है। फिर ट्रैफिक लाइसेंस का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे नहीं है, ट्रैफिक लाइसेंस लेना कोई पसंद ही नहीं करता। अब आप जो ब्रेक में बात डिस्कस कर रही थी, आपका पॉइंट बड़ा वैलिड था कि लोग क्या करेंगे कि लोग ट्रैफिक लाइसेंस लेना छोड़ देंगे कि ठीक है दफा करो, जैसे टाइम चल रहा है, जिसने रिन्यू कराना है वो नहीं कराएगा। और लाहौरियों का मिजाज ये है, खासतौर पर बाइकर्स का और वन व्हीलर्स का, वो तो पुलिस को चिरा के रेस लगा के फिर निकलते उनके पास कि अब हमें पकड़ के दिखा दें, और वो बेचारे खटारा बाइकों पे जो है ना थोड़ा थोड़ा पीछे रेंग रूंग के थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता। हमारे यहाँ तो ये था जी कि आपकी नंबर प्लेट लोगों ने चेंज करना शुरू कर दी, पता चला जी सेफ सिटी के कैमरे इसको डिटेक्ट कर रहे हैं, आपने नंबर प्लेट ही दूसरी ब्लैक ऊपर कवर लगा लेते थे, वार्डन वो भी रोकते नहीं। अब देखें ना, इसमें एक और लूप होल था जो मैं डिस्कस करना पहले भूल गया कि देखें अब 24 खिलाफ वर्जियां होंगी, पहले आप 24 खिलाफ वर्जियां करेंगे, फिर आपके 2 से 6 पॉइंट काटेंगे।
इस तरह तो मेरे ख्याल को 25 साल में मेरे ख्याल लाइसेंस मंसूख सही बात है, होगा। बिल्कुल। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जिम्मेदार बंदा जो है वो हर रोज तो नहीं गलती करता बिल्कुल, ना, बिल्कुल। वो शायद साल में भी 24 गलतियां ना बिल्कुल। करे, और फिर इस तरह तो चलता ही रहेगा। आपको तो ये चाहिए था कि आप उसके पॉइंट वाइज क्रिटिकल करते कि अगर वो अपना करता है रॉन्ग पार्किंग तो इतने पॉइंट्स फटाफट कटेंगे, अगर वो वन वे करता है ना तो उस पर तो इमीडिएट पॉइंट कटनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। अब यहाँ पे जो दर्ज है, इसकी तो कोई माफी नहीं देखिए होनी 24 चाहिए। खिलाफ वर्जियों पे 2 या 6 पॉइंट कसेंगे, ठीक तो है। फिर आसानी से सारे बैठे रहेंगे। अच्छा जी, 1500 सीसी गाड़ी से ऊपर की गाड़ी को ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना 10 गुना ज्यादा होगा। हादसात रोकने के लिए सख्त इकदाम जरूरी हैं, इससे भी ज्यादा सख्त इकदाम। अच्छा, यहाँ पे भी एक टेक्निकल पॉइंट है। आपने पिछले दिनों मोटरवे में बड़ा किस्सा देखा होगा कि छोटी गाड़ी उलट गई। हाँ जी बिल्कुल। वो ओवर स्पीड कर रही थी। बड़ी गाड़ी तो फिर थोड़ी बचत कर लेती है, छोटी गाड़ी को तो हल्का सा आसरा हो ना तो वो उलट के जाती हवा है, में उड़ रही होती है। तो आपने उस पर क्यों इंप्लीमेंट नहीं किया? आपको तो हर गाड़ी पे ओवर स्पीडिंग पे इंप्लीमेंट करना चाहिए। छोटी गाड़ी ओवर स्पीडिंग पे ज्यादा डेंजरस होती है, जल्दी उलटती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, हल्की सी बन्नी पे चढ़े तो उलट की 3-4 कदम देकर चली जाती है। अच्छा, ये भी एक लूप होल है इसमें। मैं समझता हूँ कि आपको हर गाड़ी को ओवर स्पीड पे पाबंद करना चाहिए। ओवर स्पीडिंग की इजाजत किसी को नहीं होती है। ओवर स्पीडिंग, वन वे और रॉन्ग पार्किंग, इस पे तो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करके स्ट्रिक्ट पॉइंट कटौती होनी चाहिए। इसमें 24 गलतियों की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। 24 बहुत ज्यादा है भाई। अच्छा, अब ये इसमें एक सिस्टम में पॉइंट आपने पता नहीं क्यों रखा है कि 24 को गलतियां करेगा। ये तो खुली छूट दे रहे हैं, देखिए 24 गलतियां कर लें। फिर क्या होगा कि 2 पॉइंट कटेंगे 24 पे, तो 24 करते करते पता नहीं कितने सालों में मेरा लाइसेंस मंसूख होगा। ठीक है, तब तक हो सकता है वैसे में गाड़ी चलाने के काबिल न रहो। तो मिसाल के तौर पे आप इस चीज को देखें, खुदा खौफी करें, सख्ती करनी है तो फिर प्रॉपर करें। ये दरमियानी और होम्योपैथिक किस्म के कवानीन से सख्ती नहीं होनी, और लाहौरियों ने बाज भी नहीं आना, ये भी मैं आपको बताता हूं। सही बात है। और यहाँ की ट्रैफिक इतना बदतर हालात हो चुके हैं कि मेरे ख्याल से कोई आपको हंगामी तौर पर जो है इकदाम करने की जरूरत है कि ट्रैफिक को आपने किस तरह से रवां दवा रखना है। कोई प्लान आपके पास बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। पीक आवर्स का अलहदा से प्लान होना चाहिए। स्कूल कॉलेजेस वाले जो पॉइंट है वहाँ पर आपका अलहदा से कोई प्लान इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बट ये समझ से बाहर है कि आप 24 पॉइंट के बाद आपके जाके लाइसेंस मंसूख होगा, यानी आप लोगों को कह रहे हैं आराम से खिलाफ वर्जियाँ जो करनी है कर लें, फिर जाके जो है। बट थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल से हम सबकी अपनी भी होनी चाहिए। इस चीज़ को समझें, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। कोई बहुत बहादुरी नहीं होती कि आप ड्यूरिंग ड्राइविंग आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप ड्राइविंग के दौरान जो है इधर उधर ध्यान आपका है। ये चीज़ें आपके अपने लिए नुकसानदेह हैं। ओवर स्पीड होगी तो आपके अपने लिए नुकसानदेह होगी। बाकी इन चीज़ों को मैं कह रही हूँ जितना सख्त कर लिया जाए उतना बेहतर है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। मेयो के बाद जिन्ना अस्पताल भी अद्वियात खत्म हो चुकी हैं। एडहॉकिज्म का ये भयानक अंजाम है। कैसर खोखर साहब जी बिल्कुल, मैं यहाँ बताऊं कि महकमा खजाना जो है उन्होंने जो अस्पताल है उनको अद्वियात की मद में बजट जारी कर दिया है। और तो अब ये सब क्या है? और इसके बावजूद अगर अस्पतालों में अद्वियात कम है या नायाब है या दस्तयाब नहीं है, तो उनको चाहिए कि वो दवाइयाँ जो बजट उनके पास आया मेडिसिन का उससे बजट खरीदे, दवाइयाँ खरीदे। अगर वो बजट महकमा खजाना से आकर महकमा हेल्थ में रुका हुआ है तो महकमा हेल्थ को चाहिए कि वो अस्पतालों को ये बजट जारी करे ताकि अस्पताल वाले परचेज करें। और दूसरा ये कि लोकल परचेज भी एक चीज़ होती है, वो लोकल परचेज भी मेडिसिन कर सकते हैं, वो लोकल परचेज मेडिसिन कर लें, और ताकि दवाइयों का मसला तो हल हो। और ख़ास तौर पर जान बचाने वाली दवाइयाँ वो तो ज़रूरी खरीदनी चाहिए, उसके लिए अस्पताल का इंतजामिया को चाहिए। अगर इसके बावजूद दवाइयाँ खत्म हो गई हैं तो अस्पताल के एमएस की ये ड्यूटी है कि वो मुखिर हज़रात से रब्ता कर ले, मुखिर हज़रात से रब्ता करके दवाइयाँ खरीद ले। दवाइयों की कमी नहीं होनी चाहिए। अस्पताल का एमएस किस चीज़ की दुआ है, उसका ये काम है। लेकिन वो मुखिर हज़रात से क्यों करे ना? आप 137 अरब रुपए लाहौर में लगा रहे हैं, 137 अरब रुपए, 1 खरब 37 अरब। खोखर साहब मुझे जीरो बता दें आप उसमें, आप मुझे उसमें जीरोस बता दें कितने हैं, तो वो क्यों भीख मांगे जाके? आपकी प्रायोरिटीज क्या है? आप ना एजुकेशन पे लगा रहे हैं, ना पैसे आप हेल्थ पे लगा रहे हैं। ठीक है जी, आपने टके टोकरी कर दिया है मरीजों को भी, डॉक्टरों को भी। डॉक्टर्स आपसे हाथ जोड़ के लिख रहे हैं, तहरीरी तौर पे लिख रहे हैं कि हम यहाँ पे नहीं रहना चाहते, यहाँ पे इतना डेफिसिट है, यहाँ पे इतने ज्यादा मसाइल हैं, हमारे पास इख्तियारात नहीं, हमारे पास फंड नहीं है परचेज करने के। आप ये दवाइयाँ तो देखें ना, दवाइयाँ क्या है जी आप,
नोरपेन जान बचाने का बेसिक है कि आपके जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक है जी, और ये मल्टीपल टाइम लगता रहता है। इतना छोटा सा इंजेक्शन है, बाहर से जाएंगे तो महज मेरा ख्याल 20 या 25 रुपए का होगा, ठीक है, आप वो देने के भी काबिल नहीं रहे। मुझे बताएं गवर्नेंस का है, अस्पतालों में तो बजट जारी हो चुका है ना, महकमा खजाना ने तो बजट एक तरफ ये तो महकमा हेल्थ की या अस्पतालों की नेग्लिजेंस है ना, इसमें महकमा खजाना का तो कोई कसूर नहीं। ये अपने अल्फाज वापस लेने पड़ेंगे कि एमएस साहिबान जो इतने बड़े सीनियर हैं वो भी क्यों मांगे, वो किसी के आगे हाथ क्यों फैलाएं? नहीं, मैं बिल्कुल इसमें एतराज करूंगा। मैं एतराज बजट होने के बावजूद सरकार के पास पैसे नहीं होते, बहुत ज्यादा आगे आना चाहिए। सरकार के पास अगर पैसे, सरकार जब आपको ये कहती है कि हमारी प्रायोरिटी हेल्थ है, तो फिर क्यों भाई सरप्लस बजट है आपके पास? आपके पास 1.5 अरब रुपया आपने हॉर्स एंड कैटल शो पे लगा दिया है, सही बात है। आपने 137 अरब लाहौर की डेवलपमेंट पे लगा दिया है। आपके पास पैसे हैं हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए, आप भीख मांगे। आप कहीं एक जगह साबित कर दें इनके पास पैसे नहीं है। गाड़ियां ये ले रहे हैं महंगी से महंगी, फॉर्च्यूनर गाड़ियां ले रहे हैं, डबल कैबिन डाले ले रहे हैं, बड़ी से बड़ी महंगी। सरकारी अफसरान अपने घर GOR तक बनवा रहे हैं, एक एक कनाल पे ऐसे बना रहे हैं, लोगों के घर वैसे नहीं होते। मुझे कहीं साबित कर देना कि इनके पास पैसे नहीं है तो चले मैं माफी मांग लूंगा, लेकिन डॉक्टर साहिबान जो बेसिक इतने बड़े सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो अगर किसी के पास जाके हाथ फैलाएं, सवाल ही नहीं, उनकी ठीक है, किसके लिए? 50 रुपए के आपके कॉटन पैक के लिए, ठीक है, 100 डिस्पोजेबल धागों के लिए, डिस्पोजेबल धागों के लिए 150 रुपए की जो गाज होती हैं जो जख्मों पे रखी जाती है, उसके लिए भीख मांगे। आपके पास सिरिंज नहीं है, डॉक्टर्स जाके भीख मांगे। 5 रुपए का इंजेक्शन, 10 रुपए के इंजेक्शन के लिए भीख मांगे। मुझे सिर्फ ये बता दे, सीएम साहिबा बड़ी कंसर्न थी नौकरी से निकालने की भी, नौकरी से निकालने क्या, वो तो ये कह रही थी कि जी आप पे FIR कराने तक वो पहुंच गई। बावजूद इसके इतना सख्त रद्द-ए-अमल पूरे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे होने के बावजूद अस्पतालों के हालात तो मुझे तो लगता है कि भाई उसने 10-15 दिन पहले जो लेटर लिखा था म्यू हॉस्पिटल के MS ने कि जी मैं काम नहीं करना चाहता, मेरे से ये चार्ज लिया जाए, मेरे पास वसाइल नहीं है, या हमारे पास डेफिसिट है, हम दवाइयां खरीद नहीं पा रहे। मुझे तो लगता है कि ब्यूरोक्रेसी ने उसका गुस्सा निकलवाने के लिए वज़ीर आला को वहां लेकर गए और जहां की उसकी कुर्बानी दे दी। उसके अलावा तो उस बेचारे का क्या कसूर था? क्या कसूर था? और मैं इस चीज में बिल्कुल, देखें मैडम, मैं आपको बड़ा सीरियसली बात ये करूं, पैसे आपकी जेब में हो और आप हाथ फैला रहे हो, किस तरह लगता है आपको? और किस तरह आपका ज़मीर गवारा करता है? आप किस तरह लोगों के आगे यूं हाथ फैला के लेके जा रहे होते हैं? अगर आपको इतना, अगर मुखय्यर हजरात पे ही आपने मुल्क चलाना है तो फिर सरकार क्या करे? और अगर आपको इतना ही अच्छा ये लगता है तो सरकार को खुद चाहिए कि मुखय्यर हजरात के आगे हाथ फैलाए और जाके कहे जी हमारे अस्पतालों में पैसे नहीं है, हमारे पास तो नहीं है, आप हमें फंड दे दें। मुझे बताएं कि आपने और मैंने नौकरी का हलफ लेते हुए ये कि लिखा था कि हम जाके लोगों के दरवाजे खटखटाएंगे और हम पैसे लेके आएंगे और हम वहां से उनके, ये किसकी जिम्मेदारी है? फिर गवर्नेंस किस चीज का नाम है? मुझे तो ये बताया ना। मुझे तो खोगर साहब की बात तो बहुत हैरत हुई। खोगर साहब, नया अस्पताल कोई नहीं बना, कुछ ऐसा नहीं कि हम हेल्थ में कह दें वाह 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 ये काम हो गया। नए अस्पताल बनाने की जरूरत नहीं है ना, वही तो मैं कह रही हूं। पहले थे जो अस्पताल आप उनको तो चलाएं, तो यही तो नए अस्पताल बनाने की क्या जरूरत है? और हर गांव में जो बड़े बड़े गांव है वहां पर अस्पताल मौजूद है, बेसिक हेल्थ यूनिट मौजूद है, और तहसीलों में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लाहौर में इतने अस्पताल मौजूद है। यहाँ ये है कि नहीं अस्पतालों को बेहतर किया जाए, इन अस्पतालों की हालत बेहतर की जाए, वहाँ बेड की तादाद का इजाफा किया जाए। आप PAC में मैं पिछले दिनों गया, वहां पर जो वो व्हील चेयर है उस पर वो चेक कर रहे थे। फिर अब आपके मुताबिक MS जाके लोगों से पैसे मांगे और इस वजह से अस्पतालों को, अच्छा आप बजट सुन लें, जो सिर्फ नवाज शरीफ साहब के नाम पे एक हॉस्पिटल बन रहा है प्राइवेट में, उसका सिर्फ बजट पूछ लें, बजट कितना, वो कहां से आ रहा है? अगर आपके पास बजट इस तरह का नहीं है कि बेसिक मेडिसिन नहीं ले सकते, तो फिर ये बता दें कि जी वो बजट कहां से आ रहा है? और वो जो खरबों रुपया लग रहा है उस हॉस्पिटल को बनाने में, फिर वो बजट कहां से आ रहा है? ये 4-5 बड़े हॉस्पिटल हैं, सिर्फ अगर आप शहर में इनके मामलात नहीं संभाल सकते ना, तो बस फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। हर रोज आपको इन्हीं 4-5 सरकारी अस्पतालों से, म्यू से, जनरल से, जना से, सर्विसेज से ये खबरें मिल रही हैं, अद्वियात नहीं है, मरीज बीमार हैं, बेड्स की कमी है, ये चीज है, ये चीज है। और आप सरकार सिर्फ खुद CM साहिबा जाकर लोगों की भी बातें सुनाई, अस्पतालों के हालात भी देखाई, फिर भी अगर बेहतरी नहीं हो रही है। और अन्ना आपको खुद भी एक्सपीरियंस हुआ होगा, मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ है, जारी बात है, मेरी मदर भी जब एडमिट थी, आपके भी कोई फैमिली में रहा होगा, ये कौन सी चीज अपने पास से लगाते हैं? बिल्कुल कोई नहीं। अगर कोई माइनर ऑपरेशन भी होता है, जो डॉक्टर जो ग्लव पहन के ऑपरेशन नहीं करता, जो मतलब के बहुत मामूली सी कीमत के होते हैं, वो भी आपसे मंगवा रहे होते हैं। आपसे तमाम तर यूरिन बैग्स, उनकी नालियां, उसकी स्टिचिंग जितनी भी आपकी हैं, उसके ब्लेड्स, उनकी हर चीज आपसे मंगवाते हैं। आपसे गॉज के एक्स्ट्रा आपसे मंगवाते हैं, कॉटन्स के एक्स्ट्रा पैक्स मंगवाते हैं,
आपसे जो ड्रिप्स होती हैं वो अलहदा मंगवाते हैं। तो फिर ये जो अद्वियात की मद में पैसे जाते हैं किधर जाते हैं? सुन करने वाली जो ज़ैलोरिक जिसके इंजेक्शन का लिखा है वो आपसे अलहदा मंगवाया जाता है। फिर वो जाहिद चौधरी साहब ने सही खबर दी थी कुछ दिन पहले कि सिक्योरिटी गार्ड जो अद्वियात चोरी करवा रहा है, स्टोर से अद्वियात गायब हो रही है, सारा कुछ तो इधर उधर हो जाता है, फिर लोगों से उन्होंने मंगवानी है। क्योंकि मैं तो सारी उम्र देखें, मेरी जब मदर भी बीमार थी, बाकी भी फैमिली में कोई होता है, हम तो सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, तो मैं तो इनसे बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हूँ। और जिस वक्त हेल्थ कार्ड था उस वक्त एक अलग स्कैंडल था। उस वक्त तीसरे दर्जे की भी नहीं, 10वें दर्जे की अद्वियात और थर्ड क्लास किस्म की चीज़ें आ रही थी कार्ड पे। आप यहाँ पे जो इस टाइम आ जाएं, आप यहाँ पे एक और मैटर है कि स्टोर्स में अद्वियात मौजूद होती हैं। जब मोहसिन साहब विजिट करते थे तो स्टोर्स में अद्वियात मौजूद होती थी, बिल्कुल दी नहीं जा रही होती थी। तो वो क्या करते थे, वो तमाम लोगों को जमा करके उनकी चीज़ें वापस करवाते थे जो मार्केट से लेके आए होते थे, और उनको स्टोर से इशू करवाने का पाबंद बनाते थे। ये तो काम वो खुद करते रहे। आज आप मुझे बताएं, अगर उस वक्त मरीम नवाशी साहिबा गई थी वो हॉस्पिटल, वो सिर्फ स्टोर जाके देख लेती। वो स्टोर, अगर स्टोर में दवाइयां मौजूद होती तो भाई एमएस को फांसी लगा देती। फिर इतनी कौन सी क़यामत आ गई थी। लेकिन वो तो बेचारा खुद लिख रहा है कुछ दिन पहले कि मेरे पास अद्वियात नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। और उसकी इस बात की दलील ये है कि उस दिन से आज तक खोकर साहब रोज खबर दे रहे हैं कि फंड आज इसको मिल गए, आज चिल्ड्रन को मिल गए, आज पीएचसी को मिल गए। तो भाई फंड्स भी मिल गए तो फिर आज हालात वो वही हैं। आप आज खबर दी है जिना हॉस्पिटल की जाहिद चौधरी साहब ने, कल वो जनरल की देंगे, परसों वो किसी और हॉस्पिटल के देंगे। और जो बेसिक खोकर साहब बात कर रहे हैं ना, वहां पे जाके हालात देखें, जानवर बने हुए हैं। आप लाहौर से निकल के तो देखें क्या हालात हैं। अल्लाह ताला बस रहम करे। यहाँ पर तो हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कुछ दिन पहले जाना हुआ, हालात देखकर दिल इतना परेशान होता है कि मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह ताला इन अस्पतालों की तरफ किसी का जाना ही ना हो। इतने बुरे हालात हैं, अद्वियात नहीं है, एक एक बेड पे 2-2 मरीज हैं, तो फिर पता नहीं कहाँ की तरजीह रह गई। आज ये बात याद आती है जो बुजुर्ग कहते थे ना, या अल्लाह सानू चलते फिरते चुक ले। ठीक है, आज मुझे ना ये बात यकीन करें, इन हालात को देखते हुए, अस्पतालों के हालात देखे, गरीब के लिए कि भाई जो उम्र अल्लाह ताला ने आपको दी है ना, ये जो बुजुर्ग कहते थे हमें चलते फिरते ले जाना, वो बहुत बड़ी बात कहते थे। आपकी मोहताजी एक जगह, फिर डॉक्टरों के धक्के एक जगह, फिर आप जो बीमारी में ये रोल देते हैं, फिर आपको मजीद इन्फेक्शियस किस्म की जो डिजीज हो जाती हैं आपको हॉस्पिटलों में जाके। और यकीन माने मरीज के साथ जो लवाहिकीन दर बदर की ठोकरें खा रहे होते हैं, आधे मरीज वो भी बन जाते हैं, वो भी बीमार होकर रह जाते हैं। तो सीएम साहिबा तो खैर उम्रे की सादत के लिए गई हुई हैं, अल्लाह ताला कबूलियत फरमाए। लेकिन यहाँ पे लोगों के लिए किसने देखना है, उनकी टीम आई जाए ना, उन्होंने भी चले उनके लिए दुआई कर देना, लाहौरियों के लिए दुआई कर दें। बस मैं तो यही कहूँगा, मैडम गई हैं, अल्लाह करे। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे हंसी आ रही है कि हमारे लंग्स के तो पता नहीं क्या हालात है, लाहौर के लंग्स बेहतर होने जा रहे हैं क्योंकि 3 करोड़ दरख्त लगाए जाएंगे। मैं भी इतनी खबर पढ़ी ना, तो मैं भी ये सोच रहा था, जब बल्कि कल भी दे रहा था, तो मैं ये कह रहा था कि लोगों के लंग्स ठीक रहे ना रहे। मैं कहता हूँ लाहौर के लंग्स ठीक हो जाए, ताकि आने वाली जो नस्लें, आने वाले जो लोग हैं, वो आधे कोविड ने मुतासर कर दिया, आधी आबोहवा ने मुतासर कम से कम। मतलब कि देखिए बहुत देर कर दी है। मैं तो ये समझता हूँ कि जब वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब खुद थे, तब भी मैसिव प्लांटेशन की ड्राइव चलाई गई। तब भी कहा गया कि लाहौर में 50 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। अगर उस वक्त 50 लाख दरख्त वाकई लगा दे होते तो लाहौर आज कितना हरा भरा होता। अच्छा, अब इसमें हमें मार्जिन रखना होता है, मार्जिन ऑफ फेलियर। आप 3 करोड़ दरख्त लगाएंगे, हो सकता है करोड़ दरख्त ना चले, हो सकता है वहां पे पानी ना दिया जा सके, मौसमी हालात कैसे हो, जमीन का स्टेटा कैसा हो। चले 3 करोड़ बहुत बड़ी बात है। अगर 3 करोड़ दरख्त लगा जाए, और 3 करोड़ दरख्त का मतलब है अगर 2 करोड़ भी चल जाए, तो बात कहां से कहां हो जाएगी। और ये जो तस्वीर लगाई गई है ना, इससे लग तो नहीं रहा 3 करोड़ लग रहे हैं। नहीं, ये तो खैर फोटो सेशन है, इस पे आप यकीन ना रखा करें इनका। लेकिन जो प्लान है, जो पीएचए ने प्लान दिया है, वो तो उन्होंने खैर मरियम औरंगजेब साहिबा के हाथों से एक पौधा लगवा दिया है। उसके बाद ना वजीर साहिबा ने वहां जाना, ना फॉलो करना, ना जाके देखना कि कौन सा दरख्त चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। ये तो खैर फोटो सेशन के हद तक है। प्रॉब्लम ये है, आपके पास क्या इतनी बड़ी तादाद में निगहदाश्त के लिए स्टाफ है? सबसे बड़ी बात, आपको ये भी आइडिया नहीं है। तो शहर के 4-5 बाग नहीं संभाले जा रहे। इस वक्त जो पीएचए के बागों के हालात हैं कि आपके पास, मुझे एक डाटा शेयर किया गया था कि 5 से 6 किलोमीटर पे या 5 से 10 किलोमीटर पे आपके पास 1 या 2 माली हैं।
अंदाजा करें। ये हालात है। आपके घर में भी रोज एक माली आता है तो कहीं जाके आपका छोटा सा बगीचा जो है मेंटेन होता है। तो हमारे पास तो 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर में 2-2 माली होंगे तो बेचारे वो क्या परफॉर्म करेंगे। फिर उनके इतने बुरे हालात हैं, आज तक उनको 37,000 तनख्वाह तो दी नहीं गई, आज तक वो पुरानी तनख्वाह पे जी रहे हैं, साइकिलें बेचारों के पास हैं, फजर के टाइम से वो उठे होते हैं, वो कितनी को देखभाल कर लेंगे, कितनी को निगहदाश्त कर लेंगे। तो प्रॉब्लम्स हैं। अब आप दरख्त लगा रहे हैं, आपने दरख्त कहाँ से फंड किए, मुखैर हजरात से भी लिए हैं, आपने खुद भी फंड किए हैं, महंगे दामों भी बड़े दरख्त आप मंगवा रहे हैं, जो PHA के मुख्तलिफ स्कैंडल्स हैं आते रहते हैं। तो ये कब चलेंगे, कब आगे बढ़ेंगे। अब रावी में पानी नहीं है, रावी के किनारे आप तकरीबन देखें उन्होंने कहा 70 लाख दरख्त लगाएंगे। अब उनको पानी कैसे प्रोवाइड करेंगे, उनकी जो गार्डनिंग का प्रोसेस है वो किस तरह मेंटेन करेंगे। कुदरत पे अगर रहेंगे तो वो तो कुदरत तो फिर देखिए अल्लाह ताला के हाथ में ना, कब बारिश होती है कब नहीं होती। आगे आने वाले मानसून के जो दिन है उसमें इनको थोड़ा फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर ये इस टारगेट को मानसून से कबल अचीव कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये पौधे जो है ना बहुत अच्छी तरह जड़ पकड़ रहेंगे। लेकिन अगर ये फिर उसको लेके जाते हैं कि हम आइंदा 1 साल में, आइंदा 2 साल में, आइंदा 3 साल में लेके शुरू काम करें और अभी से ये छोटे छोटे होते थे, सूते होते थे कि महकमा जंगलात ने इतने दरख्त लगा दिए, इतने दरख्त लगा दिए, और अब तक महकमा जंगलात के मुताबिक इतने दरख्त लग चुके हैं कि पाकिस्तान की कोई जगह ऐसी बची नहीं है जहाँ पर दरख्त लगाने की जगह हो या वहाँ पर तिल दलने की भी जगह हो। लेकिन वो दरख्त कहाँ, वो नजर ही नहीं आते दरख्त। आपके देखे सामने देखें वो कहाँ के दरख्त, उनको फॉलो नहीं किया जाता, उनको प्लांटेशन नहीं की जाती, उनको बाद में पानी नहीं दिया जाता, उनको बाद में फास्ट नहीं की जाती, जिसकी वजह से एक दफ़ा लगाकर भाग जाते हैं, बाद में वो उसी तरह उजड़ जाते हैं और वो हालात आपके सामने। अच्छा, इसमें एक ना दूसरी चीज़ ये भी है कि लंग्स ऑफ लाहौर से निकल के ये रिंग ऑफ लाहौर की तरफ ही जा रहे हैं। ये कह रहे हैं जी कि हम पूरे लाहौर के इर्द गिर्द जो है ना एक रिंग बनाएंगे दरख्तों का, एक हिसार बनाएंगे और प्लांटेशन यू राउंड में करेंगे। लेकिन फिर यही सवाल है कि जब आप लाहौर के हदूदो अरबा का तयन करते हैं तो आप तो आज तक रिंग रोड नहीं मुकम्मल कर सके। बिल्कुल सही कह ठीक है। अब आपने उसके इर्द गिर्द जो दरख्त लगाने हैं, जो पहले रिंग रोड पे लगाए गए वो सारे बर्बाद हो गए। आप उसको ऑडिट करा के देख लें, पूरी रिंग रोड पे आपको दरख्त नाम की चीज जो है ना शाज़ो नाज़िर नजर आएगी। और जो पौधे हैं वो अल्लाह के आसरे चल रहे हैं। ना कभी आप मैं रिंग रोड पे रोज ट्रैवल करता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ना आप रिंग रोड पे कभी पानी देते किसी लारी को देख रहे होंगे, ना PHA की तरफ से जो पौधे लगाएंगे वो देख रहे होंगे। 3 या 4 गिनती की पॉकेट्स इन्होंने बना के रखी है। एक वो गुलशन रावी वाला जो ट्रम्फिट इंटरचेंज है, या 2-3 एक जगह पॉइंट है, बस। उसके अलावा आपके पास इतनी जगह है, आप सिर्फ लाहौर रिंग रोड पे ही प्लांटेशन स्टार्ट कर दें तो रिंग ऑफ लाहौर कंप्लीट हो जाएगा। आपकी इनफ है, लेकिन उस पे काम अब पुरानी देगों में नया पकवान डालते रहेंगे तो मैडम फिर ये बातें भी इस तरह नहीं चलेंगी। अच्छा जी, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की तरफ आ जाएं। मोटरसाइकिल्स भी बंद करने के अहकाम हैं हाई कोर्ट में स्मोक दारू के हवाले से। एवरी फ्राइडे होती है और एवरी फ्राइडे हम इस पे देखते हैं कि अब सख्ती से ये अहकाम जारी किए जाते हैं, इम्प्लीमेंट पर क्वेश्चन मार्क। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि धुआं छोड़ने वाली मोटरसाइकिल बंद की जाए, तो पंजाब हुकूमत ने ये ऑर्डर क्यों नहीं किया? महकमा CTO जो है, हर जुमे महकमा ट्रैफिक ने ये हुक्म जारी क्यों नहीं किया? महकमा ट्रांसपोर्ट ने ये हुक्म जारी क्यों नहीं किया? वो कहाँ गए अदारे, वो काम क्यों नहीं कर रहे? और R&D जो अगर हुक्म था कि धुआं छोड़ने वाले मोटरसाइकिलों को बंद करने का, तो उनको बंद क्यों नहीं किया गया? हाई कोर्ट को मुदाखलत करना पड़ी। हाई कोर्ट के पास पहले बहुत सारे केसेस होते हैं और इतना वक्त नहीं होता, हाई कोर्ट के पास पैसे, इतना वक्त नहीं होता कि छोटे छोटे पंजाब गवर्नमेंट के जो इश्यूज है उनको भी आप अदालतें हल करें। अगर अदालतों ने हल करने हैं तो फिर पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस जो है वो कहाँ गई? इस वाले से ये गवर्नेंस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है मोटरसाइकिल धुआं छोड़ने वाले मोटरसाइकिल बंद किया जाए और हुकूमत ने इस पर इकदाम क्यों नहीं किया? इस पर मीटिंग होती रहती है। आप जब किसी भी दफ्तर में जाएं तो पता चलता है सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट मीटिंग में है जी, वो सेक्रेटरी CTO साहब मीटिंग में है जी, ट्रैफिक वाले मीटिंग में है, DIG ट्रैफिक मीटिंग में है। तो मीटिंग का मसला ये, इस पर मीटिंग क्यों नहीं करते? इस पर असर क्यों नहीं? एक कमेंट देने आप चाहिए फिर देखें जी, अब हाई कोर्ट को सिर्फ ये चाहिए कि अगर उनके मौजूद ऑर्डर जो अदालत के ऑर्डर पे हुक्म के अमल दरामद नहीं होता तो फिर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, सेक्रेटरी जो इन्वायरमेंट, उनसे माफी मांगे उनको कि जी आप घर जाएं और नए बंदे लाके काम करें, वो इस काबिल नहीं रहे कि ये परफॉर्म कर सके। क्योंकि एक के बाद एक अहकाम जो है हाई कोर्ट के वो भी नजरअंदाज की जा रहे हैं, तो फिर कुछ सख्त नोटिस होना चाहिए। क्योंकि एवरी फ्राइडे आप ये समाअत कर रहे हैं, अहकाम जारी कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। तो इस पर कुछ सख्त अमल दरामद होना चाहिए। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। पंजाब के सबसे बड़े जिले में सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स होने का इंकशाफ हुआ है।
रजिस्टर्ड क्रिमिनल्स की तादाद 5,68,000 हो गई है। ये तो हालात हैं जी, शहर में बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं। खैर इसकी तरफ तो आएंगे। अभी एक अच्छी खबर भी आपके साथ शेयर करनी है, पहले उसकी तरफ आ जाते हैं। रेलवे की ईद ट्रेन पे क्या किया जा रहा है जी, किरायों में 20% रियायत दी जा रही है। तो वो लोग जिन्होंने अपने शहरों को जाना है, ईद मनाने अपने घरों को जाना है, उनके लिए अच्छी खबर ये है जी कि टरू मरू पर तमाम जो मेल एक्सप्रेस हैं, पैसेंजर और इंटरसिटी ट्रेनों की टिकटों में 20% तक रियायत दी जा रही है। तो ये ईदी है जी तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अपने आबाई शहरों को जाना है। रेलवे की जानिब से ईदी ये दी जा रही है, 20% रियायत होगी। जिन लोगों ने जाना है जी ईद पे 3 दिन सफ़र करना है तो उनके लिए जी ये रिलैक्सेशन दी गई है रेलवे की जानिब से। अच्छा जी, ये खबर तो आपके साथ शेयर कर दी। अब आ जाएं जी हालात क्या हैं जी शहर के। वो ये है कि जी रजिस्टर्ड क्रिमिनल्स की तादाद 5,68,000 हो गई है। तो जो रजिस्टर्ड नहीं है उनकी तादाद अगर डालें तो क्या हालात होंगे, दोहराना है आप। अच्छा, लाहौर पुलिस तो दावे करती है कि हम बहुत टॉप रेट पे जा रहे हैं जी, और हमसे बड़ी जो प्रोफेशनल पुलिस कोई नहीं है। हम जो पुलिसिंग करते हैं वो करते नहीं, और जो टॉप रेटेड ऑफिसर्स हैं वो तो कहते हैं जनाब जो लाहौर पुलिस है ना, पंजाब की पुलिस उनके सर पे खड़ी है। अगर लाहौर की पुलिस ना हो ना तो आपको बाकी ज़िलों में पुलिस ना हो। लेकिन मैं अगर इंडिविजुअल रेटिंग की बात करूँ, मैं अगर सोशल मीडिया के एनालिसिस की बात करूँ, मैं मीडिया की नहीं, मैं अगर सोशल मीडिया के एनालिसिस बात करूँ, तो इनके बहुत ही अच्छे अच्छे शहरों में काम करने वाले DPOs इनसे लाहौर पुलिस से ज़्यादा शोहरत रखते हैं। मैं आपको 2-4 के नाम भी लेके दे सकता हूँ, लेकिन उनके फिर वो मुखालिफ पैदा हो जाएंगे, लोग हसद करना शुरू कर देंगे। उनकी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, उनके ज़्यादा जो कचहरियाँ वो लगाते हैं, जितना लोगों के साथ वो डील करते हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं, बड़ी मैटर करती है। पब्लिक डीलिंग करते हैं, उसको वो लाइव कैमरे पे रखते हैं। और जो वो डील कर रहे होते हैं ना अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स पे, वो बड़े नामवर अपना बन चुके हैं, और वो इतने फेमस हो चुके हैं कि मिलियन व्यूज़ हैं उनके, मिलियन व्यूज़। एक DPO साहब हैं, उनके तो वो चकवाल भी रहे, मंडी बहाउद्दीन भी रहे, बड़े मशहूर हैं, डेरा इस साइड पे भी रहे हैं जनूबी पंजाब में। उनके एक एक वीडियो पे मिलियन व्यूज़ हैं, जो वो कचहरी सिर्फ लगाते हैं। और रैंडम वीडियो होती है, वो फोटो शूटिंग नहीं हो रही होती, वो है कि कोई उन्होंने वीडियो लगा दी, उसमें वो बैठे हैं, उसमें वो डिस्कशंस कर रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे DPOs हैं जो जान फिशानी के साथ काम कर रहे होते हैं, और फिर लोग उनका अगली कचहरी में आके शुक्रिया भी अदा कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ उन लोगों के लिए जो काम करते हैं। जो काम नहीं करते ना, अगर वो इस किस्म की वीडियोस बनाएंगे ना, या वो तो उनको उल्टी पड़ जाएगी, वो खुद ब खुद पता भी चल, वो खुद ब खुद पता लग जाता है फेक है। तो भाई आप लाहौर की पुलिसिंग के हालात देखें कि लाहौर में क्राइम्स की जो नवैयत है वो दिन ब दिन तब्दील होती जा रही है। जबकि आप हर गुजरते दिन के साथ एक जिद्दत लेकर आ रहे हैं, आप हर गुजरते दिन के जिद्दत लेते जा रहे हैं, फोर्सेस लेकर आ रहे हैं, और क्रिमिनल्स भी जो है ना वो भी जिद्दत लेके आ रहे हैं। वो भी नए किस्म के जो है ना अब क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। वो मुख्तलिफ ग्रुप्स चला रहे हैं, वो अब ऐसे ऐसे नेटवर्क्स चला रहे हैं जो आपकी दस्तरस से दूर हैं, जो आपके तजुर्बे से दूर हैं, जो आपको इससे पहले नहीं मिलता। मतलब कि मैं तो इतना भी नोटिस करता हूँ, ये सुनता रहता हूँ कि आपकी जो घरों में काम करने वाले होते हैं, इनका एक अलग नेटवर्क है। आपके जो इशारों पर मांगने वाले उनका एक अलग नेटवर्क है, ठीक है जी। और इसी तरह जो लोग बैंकों के बाहर नाके लगा के खड़े होते हैं, सही बात है, उनका सर्विलेंस का एक अलग नेटवर्क है कि वो देखते हैं कि कौन बंदा आ रहा है, किसने बैग पकड़ा है, किसकी जेबें भारी हैं। वो प्रॉपर एक नेटवर्क है। फिर वो लोग डकैती नहीं करते, कोई तीसरी चौथी जगह इंफॉर्मेशन पास होती है, और बैंक से या किसी जगह से दूसरी तीसरी जगह पे वो वहां पे होते हैं। तो देखें, अब हालात ऐसे हैं कि एक वाकया मैंने 2-3 दिन पहले देखा कि 18 साल से एक मुलाजमा कहीं काम कर रही थी। उसने 18 साल के ट्रस्ट के बाद उसने मुआविन बनी, उसने डकैती कराई, और पता नहीं कितने तोले सोना और क्या क्या घर से चला गया। आप अब तजर्बा की अपनी जगह, एतमाद अपनी जगह, और उसकी उम्र गुजरी थी ना, अरसा होता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी आपके सामने आ रही हैं। और हमारी पुलिस जो है ना वो ठीक है, बहुत प्रोफेशनल होगी, मैं उनकी प्रोफेशनलिटी पे बिल्कुल शक नहीं करता, लेकिन रिजल्ट्स नहीं है। खोकर साहब एक कमेंट चाहिए, फिर मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है। जी बिल्कुल, ये जो लाहौर में क्रिमिनल की तादाद बढ़ गई है, इसमें पुलिस की तादाद भी बढ़ गई है, पुलिस को इतना ज़्यादा बजट भी दिया गया है, और इसका चाहिए कि इनकी जो काउंसलिंग करनी चाहिए, क्रिमिनल्स को बुलाकर थानों में या अस्पतालों में, या इनकी काउंसलिंग की जाए, और इनकी काउंसलिंग की जाए, और इनको मोअज़्ज़ज़ शहरी बनाया जाए। आज दूसरा मुतनाज़ा कमेंट इनको मोअज़्ज़ज़ शहरी बनाया जाए, ताकि ये जराइम से हटकर मोअज़्ज़ज़ शहरी बन सके, और इस वाले से हुकूमत ये इक़दामात करे, और ये हुकूमत करे जी।
ये काउंसलिंग तक अगर रह गए तो फिर आगे पता नहीं क्या होगा। खोखर साहब आपके पता नहीं आपने किस तरह ये बात की। खैर वक्त का मैं बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। 21 रमज़ानुल मुबारक यौम शहादत हज़रत अली। तारीख़ इस्लाम का ये वो दिन है जिसने उम्मत मुस्लिमा को एक अजीम सानहे से दो चार किया। ये वो लम्हा था जब हज़रत अली खून के आखिरी कतरे तक लड़ते रहे और कुफ्र के खिलाफ जहाद करते हुए शहादत उन्हें नसीब हुई। आज के दिन की मुनासबत से हम हज़रत अली की शुजात, उनके अदल, उनकी हिकमत और साथ ही साथ उनकी ज़िंदगी में दीन इस्लाम के लिए जो स्ट्रगल उन्होंने की, जो कुर्बानियाँ उन्होंने दी, उन पर भी रोशनी डालेंगे। और आज के दिन के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मजहबी स्कॉलर मौजूद हैं, अल्लामा सैयद हसन रज़ा हमदानी साहब। उन्हें अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम। अल्लामा साहब, सबसे पहले तो आज के दिन के हवाले से रोशनी डालिएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। आज का दिन इंतहाई बड़ा सानिया शहादत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कि जिस दिन पूरी उम्मत यतीम हो गई और उसके बाद आज तक उम्मत जो है उसी तरह इख्तलाफ का शिकार है जिससे अली बचाना चाहते थे। और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात वो ज़ात के जिसके लिए खुदा के रसूल ने इरशाद फरमाया, अना व अली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हैं। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है, अव्वलु मा खलक़ अल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मुझ मोहम्मद के नूर को खल्क़ किया। यानी जो खिलकत में बहुत सबसे अव्वल हैं वो ज़ात, वो जो नूर मुस्तफ़ा से है वो ज़ात कि जिस ज़ात के लिए ये शर्फ़ है कि तन्हा बशरियत में वो इंसान के जिनकी ज़ौजा बतूल है, जिनको जन्नत के सरदार हसनैन जैसे फ़ज़न खुदा ने अता फ़रमाए। और वो ज़ात कि जिसने आते ही लावेदान पैगम्बर को अपनी घुट्टी बनाया और जिसने अपनी पहली आँख जो खोली तो चेहरे मुस्तफ़ा को पाया। और जो ही 16 रजबुल मुरज्जब अली इब्न अबी तालिब रसूल के हाथों पे आए और रसूल खुदा के हाथों का लम्स महसूस किया और अपनी ज़हरी हयात के तीसरे ही दिन अपनी आँखों को खोला, उस लम्हे की जब उनकी वालिदा गिरामी फरमा रही थी कि ए मोहम्मद ये 3 दिन से आया है और 3 दिन से ना इसने आँखें खोली हैं, ना इसने होंठ खोले हैं, ना कुछ खाया पिया है। और जो ही ये फरमाया और जनाब अली रसूल के हाथों पे आए तो अपनी आँखों को खोला रसूल के हाथों की बरकत से। अब जो ही आंखों को खोला तो रसूल ने फरमाया, या अली खसस्तनी बेनज़र का खसस्तु बेइल्मी, तूने अपनी पहली नज़र के लिए मेरे चेहरे का इंतखाब किया, मैं अपने इल्म के लिए तेरा इंतखाब करता हूँ। और फिर रसूलुल्लाह ने अपनी ज़बान अली के दहन में रख दी और ख़ुद अली फरमाते थे का ज़क्कानी ज़क्का रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के रसूल ने मेरे सीने को इल्म से ऐसे भराया है जैसे परिंदा अपने बच्चे की चोंच भराता है। तो फिर फरमाया खुद रसूलुल्लाह ने, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। और ख़ुद अली फरमाते थे सीने पे हाथ रख के, अल्लमानी अल्लमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्फ़ा अल्फ़ा अबवा मिनल इल्म, कि अल्लाह के रसूल ने मुझ अली को 1000 बाब इल्म तालीम किया और मैं अली ने हर बाब इल्म से हज़ार दर इल्म खोल लिया। यानी वो ज़ात की जो ज़ात मिंबर पे बैठती थी तो कहती थी सलूनी सलूनी कबलन तफ़क़िदूनी, आओ आओ इल्म के गोश है, जो प्यासे हो आओ मुझसे पूछो, जो चाहे पूछो, मैं ज़मीन के रास्तों से आसमां के रास्ते बेहतर जानता हूँ। वो अली जो मैदान में उतरते थे तो ऐसी तलवार लेके आगे बढ़ते थे कि दुश्मन जो है वो टेढ़ी दिल आगे लग के भाग जाता था। यानी अल्लाह ने उनके चेहरे में वो हैबत रखी थी कि ख़ुद अल्लामा स्यूती बहुत बड़े अहले सुन्नत के आलिम दीन वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मन नज़रा इला वजह अली इब्न अबी तालिब फहुवा काफिर फयकुल ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अगर कोई काफिर भी अली के चेहरे को गौर से देखता तो बेसाख्ता क्या उठता था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। यानी अल्लाह ने उनके चेहरे में ऐसी हैबत रखी थी कि वो ज़ात के जिसने बचपन में रसूलुल्लाह के कुर्ब में इस तरह से गुजारा कि ख़ुद रसूल खुदा अपने मुँह में लुकमे को चबा कर अपने मुंह से निकाल के अली के दाहन में रखते थे। वो ज़ात के जिसके ज़ात के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अली को हमेशा अपनी गोद में लेके रखता था और अपनी बाहों में लेके सुलाता था, कि जिसका सारा बचपन रसूलुल्लाह की मायत में गुजरा, रसूलुल्लाह के कुर्ब में गुजरा। यानी तसव्वुर कीजिए कि वो गारे हिरा में रसूलुल्लाह की 40 दिन का जो है वहाँ पे गोशा नशीनी इख्तियार करना, अल्लाह की इबादत करना ऐलान रसालत से पहले, और उन 40 दिन में मुसलसल अली का रसूलुल्लाह के हमरा रहना। कुछ 5 साल का बच्चा, कुछ 35 साल का जवान
हमसरी आपस में कोई बराबरी बनती नहीं है, कोई दोस्ती का ताल्लुक बनता नहीं है। बच्चे की खसाइल और होते हैं, बच्चे की आदत और होती हैं, नौजवान की खसाइल और आदत और होती हैं, मगर इसके बावजूद रसूलुल्लाह का वो कुर्ब नसीब हुआ कि जैसे नूर वाहिद थे और नूर वाहिद बन के रहे और रसूलुल्लाह का साया बन के रहे। और जब वो पहला पैगाम वही रसूलुल्लाह देने जाते हैं, अल्लाह का हुक्म आता है वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, मेरा मोहम्मद अपने रिश्तेदारों को बुलाओ, उनको दावत करो और उनको मेरा पैगाम सुनाओ। तो ऐसे में हज़रत अबू तालिब के घर में जो है एहतमाम किया जाता है। 42 अफराद खानवादे बनी अब्दुल मुत्तलिब वहाँ पे जमा होते हैं और उनको जब पैगाम तौहीद सुनाया जाता है और ऐसे में रसूलुल्लाह फरमाते हैं अय्युकुम युआज़िरूनी, तुम में कौन है कि जो मेरी पुश्त के बोझ को हल्का करे। और ऐसे नहीं फरमाया कि अय्युकुम युआज़िरूनी, तुम में कौन है जो मेरे साथ मेरी मदद करने का आज ऐलान करे। सुनो, जो आज मेरी मदद करने का ऐलान फ़कत करेगा, मैं मोहम्मद नबी होकर ऐलान कर रहा हूँ कि हुवा वसीय्यी व वज़ीरी व खलीफ़ती मिन बादी, वो मेरा वसी भी होगा, मेरा वजीर भी होगा, मेरे बाद मेरा खलीफा भी होगा। तो ऐसे में फ़कत 10 साल की सिन मुबारक और 10 साल के सिन में अली इब्न अबी तालिब खड़े होते हैं, उन 40-41 अफराद में से खड़े होते हैं और फरमाते हैं अना या रसूलल्लाह अना युआज़िरकुम, मैं आपके जो है वो बोझ को हल्का करूँगा और मैं जो है आपके दुश्मनों के पेट फाड़ डालूंगा, आपके दुश्मनों की आंखें फोड़ डालूंगा, उनके हाथ तोड़ डालूंगा, या रसूलल्लाह मैं आपकी मदद करूँगा। और फिर कोई अबू कुबैस पे जब रसूलल्लाह पैगाम तौहीद देते हैं बलाए आम में, तो उस वक्त जब अबू लहब और उसके हवारी रसूलुल्लाह के लिए न सज़ा कहना चाहते हैं, तो वो 10 साल का बच्चा सीना चौड़ा करके आगे बढ़ता है और कहता है खबरदार, अगर तूने रसूलुल्लाह के बारे में कुछ कहा तो मैं तेरी दूसरी आँख भी फोड़ डालूंगा। तो ऐसे में है वो उनके चचा, लेकिन जब रसूल के मुकाबले में कोई आएगा तो अली उसके साथ इस लहजे में बात करते हैं। वो अली के जो फसाहत व बलागत में वो तुर्रा रखते हैं कि उन्होंने जो खुतबे इरशाद फरमाए उनको सैयद रज़ी ने जमा किया और वो किताब नाहजुल बलागा तरतीब पाई। और नाहजुल बलागा जब तरतीब पाई तो तमाम फुसहा बुलगा, तमाम अरब के बड़े बड़े उलमा वो कहते हैं ये अफसल कलाम बादल कुरान, कि यानी अली के कहे हुए जुमले इतने फसी और बलीग जुमले हैं कि बाद अज़ कुरान ये सही जो है नाहजुल बलागा ये सबसे ज़्यादा फसी कलाम है। अच्छा, अब जब अली इब्न अबी तालिब 11 साल के सिन में इस्लाम के ऐलान के साथ जो है वो दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं, तो अब हर एक की निगाह अली की जानिब है कि रसूल क्या मदद करता है। अब रसूल के जब पैगाम का ज़माना आता है और अली का बचपना होता है, खुदा की भी कमाल हिकमत है कि इधर मक्के के लोग हज़रत अबू तालिब और खानवादे बनी हाशिम के खौफ से बड़े तो कुछ नहीं कहते, मगर अपने बच्चों को रसूलुल्लाह के पीछे लगा देते हैं। अली भी 10-11 साल का सिन है, बचपना है, और वो जो बच्चे हैं वो रसूलुल्लाह को अजियत पहुंचाते हैं। कोई रास्ते में खड़े होते हैं तो रसूलुल्लाह पे जुमले कसते हैं, रसूलुल्लाह को पत्थर मारते हैं। तो ऐसे में फिर अली भी रसूलुल्लाह की हमायत करते हैं और अली जो है वो खजूर अपनी जेब में डालते हैं और खजूर खाते हैं और उसकी गुठली निकालते हैं। जो रसूल की तरफ बढ़ना चाहता है उसकी तरफ गुठली उछाल देते हैं और इस तरह रसूलुल्लाह का दफ़ा किया जाता है। और फिर एक वो भी मरला आता है कि जब हिजरत का ज़माना आता है और रसूल खुदा हज़रत उम्मे हानी सलामुल्लाह अलैहा हज़रत अली इब्न अबी तालिब के हमशीर उनके घर कुएँ के ऊपर बैठे होते हैं और रसूलुल्लाह पे जो ईमान ला चुके होते हैं लोग, कुछ तो हबशा की तरफ 85 अफराद हिजरत कर चुके होते हैं, जो मक्का में मौजूद होते हैं, उनको रसूल खुदा फरमाते हैं कि अय्युकुम यबीतु अला फ़राशी, तुम में कौन है जो मेरे बिस्तर पे तलवारों के साए में सो जाए और मैं मोहम्मद अल्लाह के हुक्म से जो है वो मक्का छोड़ना चाहता हूँ। तो ऐसे में भी अली इब्न अबी तालिब खड़े होते हैं और कहते हैं या रसूलल्लाह, अब मैं जो है अपनी जान को कुर्बान करूँगा। और फिर सवाल करते हैं या रसूलल्लाह, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? रसूल फरमाते हैं हाँ अली, तेरे सोने से मेरी जान बच जाएगी। और अली फिर पुरसकून होकर सोते हैं और इस कमाल से सोते हैं कि खुद खुदा कुरान में इरशाद फरमाता है वमिन नास में यशी नफ्स हुब्तिगा मर्ज़तिल्लाह, कि लोगों में, इंसानों में एक ऐसा भी है कि जो अपने नफ्स को बेच के अल्लाह की रज़ाओं को ख़रीद लेता है। तो अली इब्न अबी तालिब की पूरी ज़िंदगी अगर आप बग़ैर उसको बग़ौर देखें तो नज़र आता है कि अली की ज़िंदगी के दो ही मतमे नज़र हैं, या खुदा है या मुस्तफ़ा है, या कुर्ब मुस्तफ़ा चाह रहा है अली या कुर्ब खुदा चाह रहा है अली। और अली हर मरहले पे खुदा की ज़ात और इतना खुदा का कुर्ब चाहता है अली कि अपनी तमाम ख्वाहिशात को, अपने नफ्स को ज़ात तौहीद के सामने अली ने बेच डाला है। रामा साहब को कुछ हज़रत अली की शादी की ज़िंदगी और फिर उनकी अपने बच्चों के साथ मोहब्बत, क़ुर्बत, इन मामलात पे रोशनी डालिएगा। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लिए ये सआदत, और ख़ुद अली फरमाते थे कि मैं वो हूँ कि जिसकी ज़ौजा बतूल है, कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा अली को जो है वो ज़ौजा के तौर पर मिली, वो हस्ती की जो इतनी बाकमाल हस्ती थी कि रसूल ने फरमाया अल फ़ातिमा तो बज़ा तो मिनी, फ़ातिमा मेरा हिस्सा है, यानी मैं रसूल हूँ तो फ़ातिमा रसालत का हिस्सा, मैं नबी हूँ तो फ़ातिमा नबूवत का हिस्सा है। और फिर वो ज़ौजा जब बनकर अली के घर में आती हैं और अली इब्न अबी तालिब उनके साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, तो ख़ुद रसूल खुदा ने अली से भी पूछा कि फ़ातिमा कैसी ज़ौजा है,
और फातिमा से पूछा अली कैसा ज़ौज है, कैसा शोहर है। तो जब अली इब्न अबी तालिब से सवाल हुआ कैफा वजदत बिनती, कैफा वजदत बिनती, ए अली तूने मेरी बेटी ज़हरा को कैसा पाया। तो अब रसूल खुदा पूछ रहे हैं और अली से पूछ रहे हैं। अली फरमाते हैं या रसूल नेमल औनत फी इताअतिल्लाह व इबादतिल्लाह, मैंने ज़हरा को अल्लाह की इताअत और अल्लाह की इबादत में बेहतरीन मददगार पाया। और जनाब सैयदा से पूछते हैं कि या बिनती कैफा वजदत अखी, तूने मेरे भाई अली को कैसा पाया। फरमाया नेम ज़ौज, यार या बता ऐसा मेरा शौहर खुदा ने मुझे दिया है कि उससे बेहतर कुछ शौहर हो ही नहीं सकता। और वो फिर सारी ज़िंदगी इस तरह से गुजरती है कि कभी फाके भी आते हैं मगर जनाब सैयदा के ज़बान अतर पे कोई ऐसा जुमला नहीं आता। और अली भी फ़कत ये नहीं है कि मैदान का शेर है, मिंबर का ख़तीब है और महराब का जो है इबादत गुजार है, नहीं, अली घर में भी उसी तरह जनाब ज़हरा की मदद करता है जिस तरह एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा है। हज़रत अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चूल्हे में आग रोशन करते थे, जनाब सैयदा जो है वो दाने डालती थी और अली चक्की चलाते थे, जनाब सैयदा आटा गूंथती थी और अली आग चूल्हे में रोशन कर देते थे, जनाब सैयदा रोटी बनाती थी, अली रोटी का जो है उसकी साइड को तब्दील कर देते थे। यानी ये होता था कि जब इमाम हसन दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं तो अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुएं से पानी निकालते हैं नहाने के लिए, जनाब इमाम हसन के कपड़े जनाब सैयदा उतारती हैं, इमाम हसन के वजूद अतर पे पानी जो है मौला अली डालते हैं, जनाब सैयदा उनके बदन पे, यानी हर मंजिल में जनाब सैयदा के मददगार नजर आते हैं। और फरमाया करते थे कि मर्द के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी ज़ौजा के इस तरह से हमकार बने कि वो उसके लिए तस्कीन हो और वो उसके लिए मंजिल अफ़ी मंजिल पनागाह बन जाए। तो बहरहाल फ़र्जंदगान जो अल्लाह ने अता किए, जहाँ हसन हुसैन जैसे फ़र्जंदगान कि जिनके लिए रसूल फरमाते हैं, रसूल खुदा फरमाते हैं कि अल्लाह ने अली की सुल्ब से फ़ातिमा की गोद में मुझ मोहम्मद को हसन हुसैन बेटे दिए। फरमाया ये रेहानतान, ये मेरे जन्नत के फूल हैं जो मेरे मोहम्मद के वजूद का हिस्सा हैं। और हज़रत हसनैन करीमैन तो वो ज़ुवात हैं कि जिनके लिए रसूल खुदा ने बचपन में कह दिया इन्नल हसन वल हुसैन सैयद अशबाब अल जन्ना। मगर हज़रत अमीर मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दूसरे फ़र्जंद अता हुए और जो दुख्तर अता हुई जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कि जो इस्लाम की वो हीरो हैं कि जिन्होंने यजीदियत के कसर को अपने खुतबों से पाश पाश कर दिया, कि जिन्होंने इस्लाम को जो है वो हयात अता कर दी, कि वो जो इस्लाम के जो रेत में खून में गिलता इस्लाम जो है वो करबला की रेत में सिस्कियाँ ले रहा था और बीबी ने उस अलम को उठाया और कूफा और शाम के बाज़ारों और दरबारों में जाके अलाए कलमा तौहीद को बुलंद किया। और यहाँ तक हत्ता के हाथों में रसन बंधे हैं, सर पे चादर नहीं है, भाइयों के सर पड़े हैं, घनवादे वाले कैदी खड़े हैं। और ऐसे में अली की अली आलिया बेटी जो है शेर दिल बेटी फरमा रही है कि कई दवस असायक, उससे कि जो 65 मुल्कों का बादशाह है उस यजीद को मुखातब कर कहती हैं कि कई दक वसायक वल्लाहि लतमहु ज़िक्राना, ए यजीद तू जितनी चालें चल सकता है चल, जो तू हरबे कर सकता है कर, खुदा की कसम ना तू अल्लाह की वही को मिटा सकता है ना तू हमारे जिक्र को फरामोश कर सकता है। और फिर यही बीवी का मेरे का जो फरमान हुआ तो साथ ही अजान के लिए यजीद ने अपने मुअज्जिन से कहा अजान शुरू करो वरना अली की बेटी जो है वो हमारी हुकूमत को तहबाला कर देगी। इधर अजान शुरू हुई और उधर जब मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह तो बीबी ने फरमाया इतना बताइए मोहम्मद तेरा नाना है या हमारा नाना है। तो ऐसी बेटी खुदा ने अली को अता फरमाई। और जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा जिनका खुतबा शाम के बाज़ार में पढ़ा जाए तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या तरबियत थी और क्या वो हस्तियाँ थीं। अच्छा फिर हज़रत अब्बास अलमदार जैसा बेटा कि जिसकी वफा को इस तरह से अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने तरबियत फरमाई कि 14 साल की ज़िंदगी थी ज़हरी हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की और 14 साल की ज़िंदगी में अपने बाबा से जुदाई हो गई। यानी जब 40 हिजरी 21 रमज़ान मौला अली ने दुनिया छोड़ी तो अब्बास की 14 साल ज़िंदगी थी। और ऐसे में हज़रत अली को अब्बास पे इतना भरोसा था कि इमाम हुसैन का हाथ हज़रत अब्बास के हाथ में दिया और कहा अब्बास अब हुसैन तेरे और खुदा के हवाले, क्योंकि रसूल खुदा सारी बातें सुना चुके थे कि हुसैन के साथ क्या होने जा रहा है। पर अली की ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी फ़कत इतना नहीं है, अली यतीमों के लिए एक बाप की हैसियत रखते थे। यही सबब है कि जब मौला अली को ज़रब लगी है 19 रमज़ान मुबारक को 20 की दिन भी गुजरा और 21 की सुबह को मौला अली की शहादत हुई है। जब कूफे की यतीमों को पता चला कि वो जो हमें खाना खिलाने आता था, जो हमारे घरों में राशन देने आता था, जो हमारे मुंह में लुकमे रखता था, वो उसको ज़रब लगी है। और हकीमों ने बताया है कि इमाम हसन से कहा था हकीम ने कि इनको चूँकि जहर आलूद तलवार की ज़रब लगी है तो अब जितना ये दूध पिएंगे उतना ज़्यादा ज़िंदा रह सकेंगे। और मौला अली तो 2 घूंट से ज़्यादा दूध नहीं लेते थे, 2 लुकमों से ज़्यादा खाना नहीं खाते थे और सारी ज़िंदगी मौला अली ने जौ खाए, गंदम को मुँह नहीं लगाया
और वो अली के जिसके लिए करमुल्लाह वजहू करीम कहा जाता है, कि जिसने खुदा के सिवा किसी के सामने पेशानी नहीं झुकाई, खुदा के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाया। अच्छा, वही अली जो बिस्तर शहादत पे पड़े हैं, सर में ज़रब लगी है और फ़र्क मुबारक उस तरह खुला जैसे कुरान खुल जाता है, और फिर इमाम हसन ने उस फ़र्क मुबारक को जोड़ा और फिर बाबा का अमामा जो कटा हुआ था तो अपने सर से इमाम उतार के बाबा का सर बांधा। और हज़रत हुज़ैफ़ा यमानी कहते हैं हम 20 रमज़ान की सुबह जब अली के घर में अली की इयादत को पहुँचे तो अली की पेशानी पे जर्द रंग का कपड़ा बंधा था और मौला अली का चेहरा जहर की शिद्दत से इतना जर्द था कि पता नहीं चलता था कि जर्द कपड़ा कहाँ बंधा है, इतनी शिद्दत आ गई थी जहर की चेहरे अनवर पर। तो ऐसे में जब कूफा के यतीम बच्चों को खबर मिलती है और 21 रमज़ान की सुबह मौला की शहादत से पहले दरवाजे के ऊपर बच्चों के आवाज़ें बुलंद होने लगती हैं, जनाब ज़ैनब फरमाती हैं भैया हसन ज़रा बाहर देखिए ये बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं। बाहर मौला हसन निकल के देखते हैं तो क्या मंजर है कि छोटे छोटे बच्चे और उनके हाथों में कासे हैं, किसी के हाथ में जाम है, किसी के हाथ में कासा है और कासों में दूध है। तो हर कोई दूध बढ़ा के पेश करेगा मौला हमारे आका को दीजिए, हम यतीमी के बाद दोबारा यतीम नहीं होना चाहते। अल्लामा साहब हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अल्लामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ख़ास तौर पर हम जिक्र करना चाहेंगे शहादत हज़रत अली की जानिब जो एक एक कदम बढ़ता रहा, अल्लामा साहब उस पर रोशनी डालिएगा। 40 हिजरी का जब रमज़ान मतले पे आया चांद तो अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को बुलाया और अपने अयाम को बच्चों के दरमियान तकसीम कर दिया। फरमाया कि पहले 5 दिन इमाम हसन की तरफ, अगले 5 दिन इमाम हुसैन की तरफ और अगले 5 दिन अब्दुल्ला इब्न जाफ़र जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैह के शौहर जनाब ज़ैनब कुबरा की तरफ, और फिर अगले 5 दिन के लिए क़याम के लिए जनाब हज़रत मोहम्मद इब्न जाफ़र तैयार जो जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैह के शौहर थे, जनाब उम्मे कुलसूम की तरफ अगले 5 दिन के लिए रखा। तो जब 18 रमज़ान मुबारक का अफ्तार हज़रत उम्मे कुलसूम के घर पे था, चूँकि 16 से 20 तक उनके मेहमान ठहरे थे, तो 18 का अफ्तार उनके दस्तरखान पे किया और उसके बाद फिर मुसल्ला इबादत को बिछा लिया। बीबी फरमाती हैं कि मैंने महसूस किया कि बाबा ज़ेरे आसमान हैं और आसमान के तारों से कुछ कह रहे हैं। बीबी हुजरे से निकली और सुना बाबा फरमा रहे थे कि आसमान के तारों गवाह रहना, अली ने तुम्हें तुलू होते भी देखा है और गरूब होते भी, मगर तुमने कभी अली को सोते हुए नहीं देखा। और ऐसे में अली फरमा रहे थे कि हाँ आज की रात वादे की रात है। तो जनाब उम्मे कुलसूम गोया हुई बाबा कैसा वादा? फरमाया बेटा सुबह होने तक तुम्हें खबर हो जाएगी। और फिर एक मरसिए के चंद अशार कहे कि जो मंसूब है हज़रत अलैहिस्सलाम से, कि फरमाया कि ईद भी करीब है और मेरी बेटियां भी गुरबत में हैं और उरीदो हयातहू व युरीदो ममाती, मैं उसकी ज़िंदगी चाहता हूँ और वो मुझे मारने चाहते हैं, मुझे कत्ल करना चाहते हैं। मैं उनको हयात देना चाहता हूँ, वो मुझे मौत देना चाहते हैं। कि परवरदिगार रज़न बेक़ज़ाई हो, अली तेरी रज़ा पे राज़ी है, जैसा तू अमर फरमाए। क्योंकि रसूल ने सब अली को हालात बता दिए कि क्या होने वाला है और क्या होगा। तो ऐसे में अब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जब सुबह घर से निकलने लगते हैं, 19 रमज़ान मुबारक की सुबह होती है, मुख्तसर सी सहरी फरमाते हैं और घर से मस्जिद की तरफ रवाना होना चाहते हैं। तो ऐसे में हज़रत ने अपने घर में कुछ बतखें पा रखी थी, पालतू जानवर को पा रखा था। पालतू जानवर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के रास्ते में आ जाते हैं। अमीर मोमिनीन ज़मीन पे बैठते हैं और उन बतखों के, उन पालतू जानवरों के सरों पे हाथ फेरते हैं और अपनी बेटियों को बुला के फरमाते हैं कि मैं अली तुम्हें वसीयत कर रहा हूँ कि मेरे बाद अगर इनका तुम ख्याल रखो तो इनको घर में रखना, अगर इनका ख्याल ना रख सको तो इनको जंगलों में आज़ाद कर देना। अली ये गवारा नहीं करता कि खुदा की मखलूक भूखी या प्यासी रह जाए। और ऐसे में अली आगे बढ़ते हैं तो दामन जंजीर दर से उलझ जाता है, फिर जंजीर दर से दामन छुड़ाते हैं और फिर मस्जिद में दाखिल होते हैं। अली चूँकि खुद मुअज्जन भी थे, खुद अजान भी देते थे, तो अब देखा कि मस्जिद में ऊंधे मुँह एक शख्स लेटा है, पाँव की ठोकर से उठाते हैं, फरमाते हैं उठो खुदा के ज़िक्र का वक्त हुआ चाहता है, जिस काम के लिए हो अपने काम के लिए मादा हो जाओ। फिर अब मौला मीनार अजान पे जाते हैं और रवायत कहती है कि जब मीनार अजान पे अली जाते हैं तो इस तरह से अली की आवाज़ है कि हर कोई सुनने वाला आज आवाज़ में अली की वो एक ऐसा अंदाज़ देखता है कि हर एक दिल अफसुर्दा होता चला जाता है। इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास नुखैला में मौजूद थे फ़ौज की तैयारी के लिए, चूँकि जो मद मुकाबल था वो भी लश्कर तैयार कर रहे थे और यहाँ से भी इस्लाम का लश्कर तैयार हो रहा था। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी शहर से बाहर थे।
इधर मौला अली अलैहिस्सलाम की अजान हज़रत हुसैन और हज़रत अब्बास ने कूफा में वारद होते हुए एक दरवाजे पे सुनी और दूसरे दरवाजे पे इमाम हसन ने सुनी। ऐसे में अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम मुसल्ला इबादत पे तशरीफ़ फरमा होते हैं और रवायत यही बताती है कि अली का सर सजदे में होता है और वो तलवार के जो 1000 दिनार सुर्ख में ख़रीदी गई, फिर 1000 दिनार सुर्ख में का जहर ख़रीद के उसमें बुझाई गई, वो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम मुरादी वो नियाम से बेनियाम करके तलवार को वार मौला के सर पे करता है। इधर मौला का सर सजदे में होता है, सर उठ रहा होता है कि सर में तलवार चलती है और सर नीम हो जाता है। वही उसी मंजिल पे तलवार लगती है जहाँ मरहब की तलवार चली थी, अली के सर पे लगी थी, अमर इब्न अब्दुवद की तलवार वहीं पे लगी थी, तो वहीं पे इसकी तलवार चलती है। और ऐसे में अली की ज़बान पे जुमले होते हैं फुज़्त व रब्बे काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। वो अली के जिसको खुदा ने इतनी नेमतें अता की कि आया तो खाना खुदा में आया, ज़हरा जैसी ज़ौजा मिली, हसनैन जैसे बच्चे मिले, बदर का फाते हुआ, खंदक का फाते हुआ, उहद का फाते हुआ, सूरह बुरात का मुबल्लिग बना, अलमदार मुस्तफ़ा बना। ये सारे अज़ाज़ समेटते हुए किसी मंजिल पे अली ने नहीं कहा कि मैं कामयाब हो गया। असहाबे रसूल कहते हैं, सही बुखारी के रवायात मौजूद हैं कि ख़ुद बुज़ुर्गान हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ फरमाते हैं कि अल्लाह ने जो हज़रत अली को नेमतें अता की हैं, उन नेमतों में से मुझे एक भी मिल जाती तो मैं मक्का अपना अरब के सुर्ख ऊँटों से उनको बेहतर समझता। कहा कि अल्लाह ने अली को जो है वो बतूल जैसी ज़ौजा अता की है। अली को हम शबे खैबर जो है वो सब ख्वाहिश कर रहे थे कि अलम हमें मिले, लेकिन अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया था कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, करार होगा, गैर फ़रार होगा। और ऐसे में अगले दिन फिर अली को अलम दिया जाता है। तो यानी अली को वो सारी चीज़ें मिली और अली ने कहीं नहीं कहा फुज़्तु बिरब्बिल काबा, लेकिन जब शहादत की मंजिल से मुलाकात हो रही है तो अली ऐलान कर रहा है फुज़्तु बिरब्बिल काबा। और रवायत कहती है कि फिर इमाम हसन आगे बढ़े, अपने बाबा का खुला हुआ सर जोड़ा, उसके ऊपर अमामा अपना बांधा और फ़र्क मुबारक से खून है कि वो मुसलसल बह रहा है। अब इमाम फरमाते हैं बेटा हसन नमाज को पहले मुकम्मल करो। रवायत कहती है इमाम अली हसन मौला के पहलू में बैठ गए और मौला हसन खड़े होकर नमाज़ पढ़ाने लगे। कभी अली दाएं तरफ झूल जाते थे, कभी बाएं तरफ, लेकिन खुद को संभालते थे, नमाज को मुकम्मल किया। फिर सासा बिन सुहान पैगंबर के सहाबी जो है वो एक चटाई लाए, मौला अली को उस चटाई पर रखा और उठा के लेके चले। रवायत बताती है कि जब अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम अपने घर की दहलीज से थोड़ा दूर थे तो कहा मुझे ज़मीन पर रख दो। उस चटाई को रखा गया तो फरमाया ए मेरे असहाब मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं तुमसे गुजारिश करूंगा तुम इस मरहले में अपने घरों को पलट जाओ। वो कहने लगे अली आपको इस हालत में छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी दमों तक इसार, कुर्बानी, मोहब्बत और दूसरों के बारे में सोचते रहे हज़रत अली। हमारे पास वक्त कम है, अल्लामा साहब आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। कैसे अब आपके लाशे पे आए ज़ैनब, कैसे अब आपके लाशे पे आए ज़ैनब। बाबा के जनाजे पे, बाबा के जनाजे पे कैसे अब आपके लाशे पे आए ज़ैनब। वो जो छुप जाती थी अम्मा के पीछे, छुप जाती थी अम्मा के पीछे ज़ैनब।
अब आपको चेहरा वो दिखाए ज़ैनब, कैसे अब आपको चेहरा वो दिखाए ज़ैनब, जिसका लहजा ना सुना हो उसके भाइयों ने, जिसका लहजा ना सुना हो उसके भाइयों ने, कैसे कुरान वो आके सुनाए ज़ैनब, कैसे कुरान वो आके सुनाए ज़ैनब, गिर पड़े खाक पे गाजी रोते रोते, गिर पड़े खाक पे गाजी रोते रोते, जिस घड़ी सर से उतरी थी रिदाए ज़ैनब, जिस घड़ी सर से उतरी थी रिदाए और उस वक्त लगे रोने जख्मी हैदर, और उस वक्त लगे रोने जख्मी जब शाम। खुशामदीद। ऑन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अब से कुछ देर कबल नुहा की सादत हासिल की, तो हम एक बार फिर से गुजारिश करेंगे क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, सो आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते नुहा, तेरे बाद गए अम्मा रोती रहती है, तेरे बाद गए अम्मा रोती रहती है, खाली झूला झूला कर, खाली झूला झूला कर बस तुमको बुलाती रहती है, तेरी कब्र का निशान मट्टी पे बना कर, तेरी कब्र का निशान मट्टी पे बना कर
फिर तसव्वुर में तुझे, फिर तसव्वुर में तुझे लोरी वो सुनाती रहती है। तेरे बाद असग़र अम्मा रोती रहती है। जली लकड़ियाँ उठा कर खैमों की राख से, जली लकड़ियाँ उठा कर खैमों की राख से, तेरे झूले की छवि, तेरे झूले की छवि रो रो के बनाती रहती है। देखा है जब से तेरा है लाशा धूप में, देखा है जब से तेरा है लाशा धूप में, पहने हुए कड़ियाँ, पहने हुए कड़ियाँ बस धूप में बैठी रहती है। तेरा खून आलूदा कुर्ता जब दे